हेलो नमस्कार सभी साथियों। कल हमने वीडियो डाली थी आपके लिए स्त्री बाह्य जनांग को लेकर, और आज की ये जो वीडियो है वो हमारे स्त्री अंत जनांगों को लेकर है ना। तो ये डीएनपी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के अंदर तो एनाटॉमी में और सेकेंड ईयर में गाइनो में ये क्वेश्चन यहाँ से 20 नंबर का बनता है, बाह्य जनांग और अंत जनांग दोनों का। बाह्य जनांग के ऊपर वीडियो आपने कल देख ली होगी, आज हम पढ़ेंगे अंत जनांग। ठीक है, तो दोस्तों स्त्री का अंत जनांग के बारे में देखेंगे। ये दोस्तों ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं वो अंत जनांग के बारे में। और अंत जनांग जो स्त्री अंत जनांग होते हैं दोस्तों, उनके अंदर 4 ऑर्गन आते हैं। ठीक है, और कौन कौन से हैं सबके पहले बात करेंगे हम। तो वेजाइन आता है एक नंबर पर, तो वेजाइन है जिसे हिंदी में बोलते हैं दोस्तों योनि। ठीक है, और अगर दूसरे नंबर पर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर आपके आता है यूट्रस यानी गर्भाशय, हिंदी में बोलते हैं गर्भाशय और इंग्लिश में बोलते हैं यूट्रस। ठीक है, थर्ड नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो आपके आती है डिम्ब वाहिनी या अंडवाहिनी, इसको हिंदी में बोलते हैं, और फेलोपियन ट्यूब इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश में फेलोपियन ट्यूब और हिंदी में डिम्ब वाहिनी बोल देते हैं या अंडवाहिनी बोल देते हैं, दोनों ही नाम बोल देते हैं दोस्तों। ठीक है, और जो थर्ड नंबर का जो ऑर्गन आता है हमारा, उसका नाम आता है अंडाणु। अंडाणु या हिंदी में बोल सकते हैं हम इसे डिम्बाणु बोल सकते हैं, और इंग्लिश में इसको ओवरी बोलते हैं। ठीक है, तो मित्रों ये आपके चारों जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अंत जनांगों के अंदर आती है वो देख सकते लो। एक नंबर योनि, दो नंबर पर आपके गर्भाशय आ जाता है, और तीन नंबर पर डिम्बाहिनी, और चौथे नंबर पर डिम्बाणु। डिम्बाणु या अंडाणु या ओवरी, तीनों एक इसके नाम है। अंडवाहिनी, फेलोपियन ट्यूब या डिम्ब वाहिनी। ये डिम्ब वाहिनी, ये इस तरह ये डिम्ब वाहिनी, ये भी इसी को कहते हैं अंडाणु को। ठीक है मित्रों, तो इस तरीके से आपको चित्र बनाना है। वो क्वेश्चन में आपसे बोले या ना बोले कि चित्र बनाओ, अगर आप चित्र बना सकते हो तो चित्र बना के ही उसको सर्टिफाइड करना अपने को टीचरों को। ठीक है, क्वेश्चन में बोले या ना बोले, अगर आपको चित्र बनाना आता है तो आप चित्र जरूर बनाना। ठीक है, और ये जो होती है सर्विक्स होती है, इसको हिंदी में ग्रीवा बोलते हैं दोस्तों, है ना। ये होती है ना, इसको हिंदी में ग्रीवा बोलते हैं और इंग्लिश में सर्विक्स बोलते हैं, सर्विक्स। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबके पहले हम दोस्तों यूट्रस देखेंगे, यूट्रस क्या होता है, और यूट्रस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में बिल्कुल शॉर्ट चीज़ें हैं और सबके लिए समझ में आएगी, और पॉइंटों में है, सबको समझ में आएगी ये चीज़ें, है ना। आयुर्वेद मतानुसार योनि के तृतीय आवर्त में गर्भाशय स्थित रहता है। ठीक है, आयुर्वेद जो बात कहता है वो ये कहता है कि जो योनि का तृतीय आवर्त होता है उसके अंदर यूट्रस स्थित रहता है, यानी गर्भाशय स्थित रहता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, सेकंड पॉइंट आता है यूट्रस को लेकर कि शरीर पुरुष शरीर में 7 आस्य पाए जाते हैं। ठीक है, परंतु स्त्री शरीर में एक अन्य आस्य गर्भाशय भी पाया जाता है। ठीक है मित्रों, यानी कि जो पुरुष शरीर होता है यानी जेंट्स होते हैं उनके अंदर 7 आस्य होते हैं, परंतु जो स्त्री होती है लेडीज होती है उनमें एक और आस्य होता है, वो होता है गर्भाशय। ठीक है, क्लियर। आगे हम देखेंगे इसकी आकृति कैसी होती है, तो रोहू मछली के मुख के समान। ठीक है, गर्भाशय की आकृति होती है, यानी रोहू मछली का मुख जिस तरह होता है उसी के स्वरूप व आकृति के समान गर्भाशय होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम देखेंगे भग के अधोभाग में बस्ती होती है तथा गर्भाशय उसके ऊपर रहता है। ठीक है, अब आधुनिक, ये तो हमने देखा था दोस्तों आयुर्वेद मत के अनुसार। अब आधुनिक मत क्या कहता है यूट्रस के बारे में, वो चीज़ देखेंगे। आधुनिक मत कहता है कि जो गर्भाशय है उसकी स्थिति पेल्विक केविटी में मूत्राशय व मलाशय के मध्य होती है। पेल्विक केविटी का मतलब हो गया दोस्तों, हिंदी में बात करें हम, श्रोणिक हुआ। ठीक है, जो पेल्विक केविटी है दोस्तों उसको हिंदी में बोलेंगे श्रोणिक हुआ। ठीक है, आप हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिखना चाहो इंग्लिश में लिख सकते हो। इसी
गर्भाशय की स्थिति पेल्विक कैविटी यानी श्रोणि गुहा में मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, और मलाशय के मध्य होती है। और जो आधुनिक मत के अनुसार नाशपाती के समान खोखली आकृति होती है और ये लंबाई चौड़ाई और मोटाई है इसकी यूट्रस की सेंटीमीटर में, ठीक है। उसके बाद में गर्भाशय के भाग देखेंगे। गर्भाशय को 3 भागों में विभाजित किया जाता है दोस्तों, बॉडी, सर्विक्स और ओएस यूटेरी। बॉडी को हिंदी में बोलते हैं गात्र, सर्विक्स को हिंदी में ग्रीवा बोलते हैं, ऊपर देख लिया, और जो ओएस यूटेरी होती है उसे गर्भाशय मुख बोलते हैं। ओके, फिर देखेंगे हम दोस्तों गर्भाशय की आंतरिक रचना। जो गर्भाशय की भित्ति होती है वो बाहर से भीतर की ओर देखने पर निम्न 3 स्तर मिलते हैं, यानी 3 परत मिलती है दोस्तों। जो गर्भाशय होता है उसके अंदर 3 परतें पाई जाती है। पहली होती है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम होती है वो सबसे अंदर की होती है, सबसे अंदर की कला होती है, और इनके हिंदी नाम भी आप देख लो दोस्तों। पेरीमेट्रियम को बोलते हैं परिवर्तनीय स्तर, मायोमेट्रियम बोलते हैं पेशी निर्मित स्तर, और एंडोमेट्रियम को श्लेष्म कला स्तर इसको बोलते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे गर्भाशय के कार्य, गर्भाशय क्या क्या काम आता है ना, उसके बारे में देखेंगे। बिल्कुल सबसे शॉर्ट इजी है दोस्तों, ये लैंग्वेज भी बहुत इजी लैंग्वेज में बनाए हैं ना, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, आप यहाँ से पढ़ के जाते हो तो। गर्भाशय के कार्य, मासिक स्राव को बाहर निकालना, यानी जब महीना होता है कभी भी तो जो मासिक स्राव आता है वो गर्भाशय बाहर निकाल देता है, ठीक है। शुक्राणु को बीज वाहिनी तक पहुंचाना, यानी कि जो स्पर्म होता है, स्पर्म है उनको बीज वाहिनी, बीज वाहिनी का मतलब हो गया फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। जो फेलोपियन ट्यूब तक स्पर्म जाएगा वो यूट्रस से होते हुए जाएगा, ठीक है। तो शुक्राणु को बीज वाहिनी तक पहुंचाना। उसके बाद में हम बात करेंगे निषेचित डिंब का धारण करना। निषेचित डिंब यानी कि हम कह सकते हैं कि जब शुक्राणु बीज वाहिनी में जाएगा और वो डिंब के साथ में निषेचन करेगा, ठीक है, तो जो निषेचित डिंब है, निषेचित डिंब यानी जब ओवम और स्पर्म दोनों मिल जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद में जो यूट्रस है उनको धारण करता है, ठीक है, या उसको रखता है। उसके बाद में अपन बात करेंगे गर्भ की सुरक्षा। तो जो निषेचन होने के बाद में जैसे जैसे धीरे धीरे गर्भ की वृद्धि होती है तो गर्भ की सुरक्षा कौन करता है दोस्तों? गर्भाशय करता है, और गर्भाशय ही उसको पोषण देता है गर्भ को, ठीक है। उसके बाद में है प्रसव के समय गर्भ को बाहर निकालना है। जब प्रसव होता है वो जब गर्भाशय बाहर निकाल देता है गर्भ, ठीक है। तो ये हमने देखा था दोस्तों यूट्रस, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप लोगों को बहुत अच्छे से देखना है। हमने यूट्रस देख ही लिया इस वीडियो के अंदर, बहुत इजी लैंग्वेज में है, ठीक है। अंतःजननांग पढ़ रहे हैं हम, इसके अंदर हमारा यूट्रस हो चुका है। आयुर्वेद मत के अनुसार योनि के तृतीय आवर्त में स्थित होता है यूट्रस, और पुरुषों में 7 आस्य होते हैं, स्त्री में 1 और आस्य होता है, वो उसे गर्भाशय कहते हैं। और इसकी जो आकृति होती है वो रोह मछली के मुख के समान होती है, ठीक है। और ये जो होता है गर्भाशय वो अधोभाग होता है, वग का अधोभाग होता है, बस्ती होती है तथा गर्भाशय के ऊपर उसके ऊपर रहता है, ठीक है। जो बस्ती होती है आयुर्वेद मत के अनुसार बस्ती के ऊपर गर्भाशय स्थित रहता है, ये लाइन ये बोलना चाहती है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद में हमने आधुनिक मत के अनुसार देख लिया पेल्विक कैविटी यानी श्रोणि गुहा में मलाशय व मूत्राशय के मध्य स्थित रहता है, और नाशपाती के समान इसकी आकृति होती है, और 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा मोटाई होती है, ठीक है। उसके बाद में हमने इसके 3 भाग देख लिए, बॉडी, सर्विक्स, ओएस यूटेरी। उसके बाद हमने इसकी आंतरिक रचना देखी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, और फिर हमने इसके कार्य देख लिए कि मासिक स्राव को बाहर निकालता है, शुक्राणु और बीज वाहिनी तक पहुंचाता है, निषेचित डिंब का धारण करता है, गर्भ की सुरक्षा करता है, गर्भ का पोषण करता है, और फिर प्रसव के समय गर्भ को बाहर निकाल देता है, ठीक है। अब हम अगला जो हमारा अंतःजननांग है वो पढ़ेंगे, उनमें आता है योनि, योनि यानी वेजाइना, ठीक है। आयुर्वेद मत के अनुसार देखेंगे, आयुर्वेद मत क्या कहता है कि यह एक पोला पेशी अवयव है। पोला और जो पेशी पेशी होती है दोस्तों उनसे बना हुआ अवयव है, अवयव में यानी ऑर्गन है, ठीक है। इसकी आकृति शंख की नाभि के समान होती है,
इसकी आकृति जो शंख नाभि होता है उसके समान होती है और इसमें 3 आवर्त होते हैं। तृतीय आवर्त में हमारा यूट्रस स्थित है, आपने देख लिया होगा, ठीक है। इसके 3 आवर्त होते हैं। उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है वो देखेंगे, योनि में 3 प्रकार की नाड़ियाँ होती है दोस्तों, एक समीरणा, एक चंद्रमसी और एक गौरी। यदि संभोग के समय पर जो स्पर्म होता है, शुक्र यानी स्पर्म, वो यदि समीरणा नाड़ी पर गिरता है तो निष्फल हो जाता है, यानी गर्भधारण नहीं होता है, ठीक है। समीरणा नाड़ी पर गिरता है यदि स्पर्म तो। उसके बाद में यदि जो स्पर्म है वो चंद्रमसी नाड़ी पर गिरा तो कन्या की उत्पत्ति होती है, और यदि स्पर्म गौरी नामक जो नाड़ी है उस पर गिरता है तो पुत्र की उत्पत्ति होती है, ठीक है। क्लियर। उसके बाद में हम आधुनिक मत के अनुसार देखेंगे वेजाइना के बारे में। आधुनिक मत क्या कहता है? आधुनिक मत कहता है कि जो वेजाइना है वो नलिका के समान होता है और ये तंतु पेशी ऊतकों का बना होता है। अगला पॉइंट है कि मलाशय व मूत्राशय के मध्य स्थित रहता है। यह ऊपर से चौड़ी, यानी ऊपर से चौड़ी और नीचे से सक्रिय होती है, ठीक है। वेजाइना के बारे में आधुनिक मत ने कुछ पॉइंट बताए, वो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। ये मलाशय में मूत्राशय के मध्य स्थित होती है, ऊपर से चौड़ी होती है, नीचे से सक्रिय होती है। इसके ऊपरी भाग पर गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विक्स निकली हुई रहती है। जो सर्विक्स होती है वो यूट्रस से अटैच रहती है, ठीक है। इस भाग को वेजाइनल वाल्ट कहते हैं। इसमें 4 भित्तियाँ होती है। जो सर्विक्स होती है उसमें 4 भित्तियाँ होती है। वेजाइना में 4 भित्तियाँ होती है, ठीक है। अग्रभित्ति, पश्च भित्ति, वाम पार्श्व भित्ति और दक्षिण पार्श्व भित्ति, ठीक है। इनको इंग्लिश में एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, लेफ्ट लेटरल वॉल और राइट लेटरल वॉल, ठीक है। अग्र यानी आगे की भित्ति, पश्च यानी पीछे की भित्ति, ठीक है। वाम पार्श्व यानी लेफ्ट साइड की, यानी बाएं तरफ की, और दक्षिण पार्श्व यानी दाएं तरफ की, बाएं दाएं पार्श्व भित्ति, ठीक है। दोस्तों ये ज़्यादा इतना टफ नहीं जितना आप सोच रहे हो, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। अग्र का मतलब आगे की भित्ति, भित्ति का मतलब वो बोल सकते हैं अपन दीवार, भित्ति का मतलब बोल सकते हैं दोस्तों दीवार, ठीक है। जो योनि होती है वो 4 दीवारों से मिलकर बनी होती है, सीधी भाषा में बात करें हम तो, ठीक है। और एक आगे की एक पीछे की, पश्च यानी पीछे, अग्र यानी आगे, वाम पार्श्व यानी कि बाएं तरफ का, पार्श्व का मतलब होता है साइड, पार्श्व का मतलब होता है साइड में, और वाम का मतलब हो गया लेफ्ट। उसी तरीके से दक्षिण पार्श्व, पार्श्व का मतलब तो हो गया साइड में, और कौन सी साइड का? दक्षिण, दक्षिण का मतलब हो गया राइट साइड में की जो भित्ति होती है। इस तरीके से 4 भित्तियों से मिलकर ये बना होता है। उसके बाद में हम इसकी संरचना देखेंगे, जो वेजाइन है उसकी। तो योनि मुख्यतः 4 स्तरों से मिलकर बनी होती है, आउटर, इन, मिडल और सबम्यूकस लेयर और इनर लेयर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी योनि होती खत्म। इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, 4 पॉइंट पढ़ने थे हमें, उनमें से 2 पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं, और थर्ड पॉइंट हम पढ़ेंगे डिम्ब वाहिनी, जिसको इंग्लिश में फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। अब आयुर्वेद मत क्या कहता है फेलोपियन ट्यूब के बारे में, क्योंकि आयुर्वेद के बारे में भी हम लिखेंगे एग्जाम में। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और हम तो हमें आधुनिक मत ही नहीं लिखना है, आयुर्वेद के अनुसार भी लिखना है, क्योंकि हम आयुर्वेद डिप्लोमा कर रहे हैं मित्रों। तो आयुर्वेद के बारे में जरूर लिखना है आपको। डिम्ब वाहिनी को आर्तव व स्रोतस कहा गया है, ठीक है। आर्तव व स्रोतस कहा गया है। ये संख्या में 2 होती है, दोनों साइड एक एक होती है। और आर्तव भाई धमनीय है, जिनके मूल, इनका जो मूल है वो गर्भाशय व आर्तव भाई धमनीय है। किसका? डिम्ब वाहिनी या फेलोपियन ट्यूब का। यह आर्तव शब्द के 2 अर्थ मिलते हैं। यहाँ आर्तव शब्द के 2 अर्थ मिलते हैं। वह रक्त जो गर्भाशय व योनि को स्वच्छ कर शुक्राणुओं के प्रवेश के लिए तथा गर्भ के गर्भाशय में रहने के लिए योग्य बनाता है, उसे ही आर्तव स्राव कहते हैं। और दूसरा है वह जो गर्भाधान यानी फर्टिलाइजेशन में भाग लेता है, उसे डिम्बाणु या बीज कहते हैं, ठीक है। यानी मित्रों देखो, सीधी और आम भाषा में मैं बता देता हूँ कि हम देख रहे हैं डिम्ब वाहिनी, ठीक है। और डिम्ब वाहिनी के अंदर जो आयुर्वेद मत है वो डिम्ब वाहिनी को आर्तव व स्रोतस कहता है, ठीक है। कि डिम्ब वाहिनी जो है वो आर्तव व स्रोतस, आर्तव का मतलब हो गया मेंस्ट्रुएशन साइकिल दोस्तों, जो महीने भर में आती है ना, उसकी बात कर रहा है ये, ठीक है। यहाँ पर अब जो आयुर्वेद होता है उसमें आर्तव जो है, आर्तव, ये आर्तव शब्द है, इसके 2 मेन निकलते हैं दोस्तों।
ठीक है। इसके दो मेन ऐसे निकलते हैं, एक तो ये होता है जो महीने में मासिक स्राव आता है, तो जब वो अशुद्ध रक्त होता है ना, वो बाहर निकलता है, तो एक तो वो आर्तव, उसे भी आर्तव कहता है आयुर्वेद, ठीक है। तो उसके बारे में तो ये फर्स्ट पॉइंट में बता रखा है इसने, ठीक है। ये रहा देखो, आर्तव स्राव यानी मेंस्ट्रुएशन ब्लड, ठीक है। और एक जो अर्थ निकालता है, वो एक अर्थ निकालता है फर्टिलाइजेशन के लिए, यानी गर्भाधान में, जो गर्भाधान में भाग लेता है। गर्भाधान में भाग कौन लेता है? जेंट्स का तो स्पर्म हो गया, और जो लेडीज है, स्त्री है, उसका डिम्बाणु या ओवम, यानी ओवम या डिम्बाणु को भी आर्तव कहता है आयुर्वेद, ठीक है। क्लियर, ठीक है। उसके बाद में आर्तव व स्रोतस के कट जाने पर स्त्रियों में वंध्यत्व, मैथुन कर्म में असक्ति तथा आर्तव का नाश हो जाता है। यानी यदि ये स्रोतस कट जाता है, यानी जो फेलोपियन ट्यूब है ये कट जाती है, तो वंध्यत्व हो जाता है। वंध्यत्व होना आम बात है। वो वंध्यत्व का मतलब वो संतान पैदा नहीं कर पाती है। अब संतान पैदा कैसे करेगी जब फेलोपियन ट्यूब ही नहीं रहेगी? तो फेलोपियन ट्यूब में तो फर्टिलाइजेशन होता है, तो फेलोपियन ट्यूब ही नहीं रहेगी तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा? तो वंध्यत्व तो होगा ही। मैथुन कर्म में असक्ति, मैथुन कर्म में असक्ति रहेगी, रुचि नहीं होगी, ठीक है। और आर्तव का नाश हो जाएगा, आर्तव भी नहीं आएगा। ओके। उसके बाद में फेलोपियन ट्यूब के बारे में आधुनिक मत क्या कहता है? डिम्ब का वहन करने वाली नलिका को डिम्ब वाहिनी कहते हैं। डिम्ब, डिम्ब का मतलब ओवम, ओवम, ओवम का जो वहन करती है उसे ही फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। ये संख्या में दो होती है। फेलोपियन ट्यूब संख्या में दो होती है, एक लेफ्ट साइड होती है और एक राइट साइड होती है, ठीक है। यह मांसपेशी तथा श्लेष्म कला से मिलकर बना होता है। मांसपेशी और श्लेष्म कला से मिलकर ही बना होता है। डिम्ब वाहिनी 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है और लगभग 1 सेंटीमीटर ये मोटी होती है, ठीक है। उसके बाद में इसके 4 भाग होते हैं, अंतरालीय भाग, संकीर्ण भाग, कलसिका भाग और झलरी प्रांत या कीप, ठीक है। और हाँ, इसके बाद में ये इसने डिम्ब वाहिनी के कार्य बता दिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे ही, जो फर्टिलाइजेशन होता है ना मित्रों, जहाँ पर स्पर्म और ओवम दोनों मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है, वो इस भाग में होता है, एम्पुला में। ये थर्ड नंबर पे आपके कल हिंदी में बोलते हैं कलसी का भाग और इंग्लिश में बोलते हैं इसको एम्पुला। इस भाग में ये आपको जो जनरल नॉलेज याद होनी चाहिए ना, तो एम्पुला भाग में ही फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। क्लियर। उसके बाद हम डिम्ब वाहिनी के कार्य देखते हैं, क्या क्या कार्य करती है डिम्ब वाहिनी। डिम्ब ग्रंथि ओवरी से निकले हुए डिम्ब को गर्भाशय तक पहुंचाती है। जो डिम्ब ग्रंथि होती है यानी ओवरी होती है, उससे जो डिम्ब निकलता है उसको गर्भाशय तक पहुंचाने का काम किसका? डिम्ब वाहिनी का है, ठीक है। निषेचित डिम्ब यानी जो फर्टिलाइजेशन हो गया है तो उसको पोषण देती है। जब सर्वप्रथम फर्टिलाइजेशन होता है तो डिम्ब वाहिनी के अंदर होता है। डिम्ब वाहिनी के 4 भाग होते हैं, उनमें से एक भाग होता है एम्पुला। ये देखो हमने ये देख ले, ये 4 भाग होते हैं डिम्ब वाहिनी के, उनमें से एक भाग होता है एम्पुला। एम्पुला के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन होते ही ये तो है नहीं कि वो तुरंत ही गर्भाशय के अंदर स्थित हो जाएगा, कुछ समय तक वहाँ रहता है। तो उस समय पर जो उसका पोषण है वो डिम्ब वाहिनी करती है, ठीक है। उसके बाद में शुक्राणुओं को गर्भाशय से कलसी का तक पहुंचाना, यानी जो शुक्राणु है, शुक्राणु यानी स्पर्म की बात करा, स्पर्म जब गर्भाशय में आएंगे, गर्भाशय में आने के बाद में डिम्ब वाहिनी में पहुंचेंगे, और डिम्ब वाहिनी से फर्टिलाइजेशन तो एम्पुला में होगा, तो वहाँ तक जो जाने का कार्य है वो डिम्ब वाहिनी का ही तो है। डिम्ब वाहिनी उनको रास्ता देती है, तो वो स्पर्म चले जाते हैं एम्पुला में, और एम्पुला में जाकर फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं ओवम से मिलकर, ठीक है। तो ये हो गए डिम्ब वाहिनी के कार्य। उसके बाद में हमारा लास्ट पॉइंट है डिम्ब वाहिनी। डिम्ब वाहिनी नहीं, डिम्ब ग्रंथि है दोस्तों लास्ट पॉइंट। डिम्ब वाहिनी हमने अभी पढ़ लिया, ठीक है। हम 4 पॉइंट पढ़ने थे हमें। पहला हमने यूट्रस पढ़ा, दूसरा हमने क्या पढ़ा? वेजाइना पढ़ा, और तीसरा क्या पढ़ा? फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। अब चौथा है हमारा पॉइंट डिम्ब वाहिनी यानी ओवरी। ओवरी के बारे में क्या है? डिम्ब ग्रंथियां बादाम के आकार की चपटी गर्भाशय के दोनों ओर श्रोणि गुहा की पार्श्व वृत्तियों के पास पृथु स्नायु के पश्च परत पर स्थित होती है। यानी कि दोस्तों मित्रों, जो डिम्ब ग्रंथि होती है वो बादाम के आकार की होती है। किसके आकार की होती है? बादाम के आकार की चपटी होती है। ये बात कान में बैठा लो
कि बादाम के आकार की होती है, चपटी होती है, ठीक है। और जिस तरीके से हमारी जो फेलोपियन ट्यूब दोनों ओर स्थित थी इस तरीके से, उसी तरीके से फेलोपियन ट्यूब के अंत में यहाँ पर एक ग्रंथि यहाँ पर होती है, एक ग्रंथि यहाँ पर होती है, तो दो होती है, ठीक है। दो फेलोपियन जो फेलोपियन ट्यूब है दो, उनके पास में एक एक ओवरी होती है, ठीक है। और जो फिर ये ओवम बनाती है यानी बीज बनाती है, और फिर वो फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में प्रत्येक ग्रंथि लगभग 4 सेंटीमीटर लंबाई होती है, और जो 2.5 सेंटीमीटर है वो इसकी चौड़ाई होती है, और 1.5 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है, ठीक है। उसके बाद में इसके बाहर की बात करेंगे तो लगभग 6 ग्राम होता है इसका वजन। पुरुषों में जिस प्रकार 2 अंडकोश होते हैं, उसी प्रकार स्त्रियों में गर्भाशय के दोनों ओर 2 बीज वाहिनियां स्थित होती है, ठीक है। यानी कि जो टेस्टिज होते हैं दोस्तों, ये जो लाइन है ना, चौथे नंबर का पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि जो पुरुषों के अंदर तो टेस्टिज होते हैं 2, उसी तरीके से जो स्त्रियां होती है उनमें 2 ओवरी होती है, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। उसके बाद में हम देखेंगे इसकी रचना। तो इसके 2 भाग होते हैं, एक मेडुला और एक कॉर्टेक्स। मेडुला यानी अंतस्था और कॉर्टेक्स यानी प्रांतस्था, ठीक है। और आप लोगों ने यदि पढ़ी हो एनाटॉमी तो क्या होती है उस, क्या बोलते हैं उसको, वृक्क, और वृक्क को इंग्लिश में बोलते हैं किडनी, ठीक है, किडनी। तो किडनी के भी दोस्तों 2 भाग होते हैं शायद, अंते और बाह्य। उनका नाम भी मेडुला और कॉर्टेक्स ही है, एक बार देख लेना आप, है ना। कॉर्टेक्स तो 100% है ही, और मेडुला भी होगा शायद, है ना। तो ये चीज़ देख लेना आप। उसके बाद में हमारा है डिम्ब ग्रंथि के कार्य। तो डिम्ब ग्रंथि है वो हमारी क्या कार्य करती है दोस्तों, है ना, उसके बारे में देखेंगे। एस्ट्रोजन में प्रोजेस्टेरोन का स्राव करना, जो हमारे स्त्रियों में जो हार्मोन्स निकलते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, उनका स्राव कौन करता है, डिम्ब ग्रंथि। और डिम्बाणु का उत्पादन यानी जो बीज होता है उसका भी उत्पादन ये डिम्ब ग्रंथि ही करती है, ठीक है मित्रों। तो मित्रों ये आज की हमारी क्लास थी, इसके अंदर हमने देखा है स्त्री के जो अंत्यजन्नांग होते हैं उनके बारे में पढ़ा है, और ये आप लोगों के लिए चित्र है। जैसा मैं बना पाया वैसा आप लोगों के लिए चित्र बना दिया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो चित्र आपको बनाना है ज़रूर से ज़रूर, ठीक है। ये आप लोगों का ये हिस्सा है वो यूट्रस हो गया दोस्तों, ठीक है। और ये जो जा रहा है ये आपकी फेलोपियन ट्यूब हो गई दोनों तरफ, ठीक है। और ये जो है ये आपकी हो गई ओवरी यानी डिम्ब ग्रंथि, और ये जो चीज़ है ये हो गया आपका वेजाइना, ठीक है। चारों चीज़ हो गई, ये 4 चीज़ है हमारी, है ना, जो स्त्री जन्नांगों के अंदर हमें पढ़नी थी। तो ये हो गई आपकी कंप्लीट। उसके बाद में दोस्तों जो इम्पोर्टेंट बात है मैं आप लोगों को बता देता हूँ गेस पेपर को लेकर के, ठीक है। गेस पेपर यदि फर्स्ट ईयर की बात करें, डीएनपी फर्स्ट ईयर का एनाटॉमी का, एना का, और एना के बाद में आपका है D2 किसका पेपर है, परिचर्या का, और एना का है D1। तो ये दोनों पेपर हमारे पास आ चुके हैं। आप लोगों को चाहिए तो व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मैसेज करो और वहाँ से आप गेस पेपर ले सकते हो। बात करते हैं हम सेकंड ईयर की। तो सेकंड ईयर के हमारे पास एक तो है D3 का जो गाइनो का है, ठीक है, गाइनो का पेपर है वो हमारे पास इस टाइम पे उपस्थित है। उसके बाद में हम बात करेंगे सेकंड ईयर का ही D1 का। जो D1 का जो गेस पेपर है दोस्तों वो कल 12 बजे तक आपके पास आ जाएगा। कल 12 बजे का मतलब है 3 अगस्त तक, 3 अगस्त दिन के 12 बजे से पहले D1 का जो पेपर है चिकित्सा परिचर्या का सेकंड ईयर का, वो आपके पास पहुंच जाएगा। जिन साथियों को भी ज़रूरत है वो व्हाट्सएप पर मैसेज करे और गेस पेपर ले ले, ठीक है साथियों। तो इसी के साथ ही शुभ रात्रि, नमस्कार।